हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्पेशल एजुकेशन। आज है हमारा डे नंबर 18 ऑफ 21 डेज 21 डिसेबिलिटीज सीरीज़ का। आज का हमारा टॉपिक है हेमोफीलिया एंड इस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। Hemophilia means an inheritable disease usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterized by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a man would may result in fetal bleeding. तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो हीमोफीलिया होता है ये एक इनहेरिटेबल डिजीज है जो यूजुअली मेन को अफेक्ट करती है, बट इसे ट्रांसमिट कौन करता है? एक वुमेन ट्रांसमिट करती है। मतलब जब एक वुमेन एक मेल चाइल्ड को बर्थ देती है उस टाइम पे लॉस और इम्पेयरमेंट होता है एंड जो आपकी नॉर्मल क्लोटिंग होती है ब्लड की उसकी एबिलिटी में। मतलब एक वुमेन ने एक मेल चाइल्ड को बर्थ दिया, ठीक है, तो उससे वो ट्रांसमिट हो गया एंड उसकी वजह से क्या होता है? लॉस होता है या इम्पेयरमेंट होता है, नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी होती है जो ब्लड की उसका, सो दैट अ मैन वुड रिजल्ट इन फेटल ब्लीडिंग, जिसकी वजह से उस मैन को फेटल ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, हेमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली, जिसमें आपका जो ब्लड है वो अच्छे से क्लॉट नहीं होता है। दिस कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है, एज वेल एज ब्लीडिंग फॉलोइंग इंजरीज और सर्जरीज, जिसकी वजह से इंजरीज एंड सर्जरीज भी हो सकती हैं। हेमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। देयर आर मेनी ब्लड क्लॉटिंग पार्टिकल्स इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। आपकी बॉडी में बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉटिंग के लिए, जिन्हें हम क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। These are proteins formed by the specific gene on the X chromosome of human. ये प्रोटीन होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं आपके X क्रोमोसोम से। Hemophilia is caused by a mutation or change in one of the genes that provides instruction for making the clotting factor protein needed to form a blood clot. तो क्या प्रॉब्लम आती है कि जो आपका हीमोफीलिया में क्या होगा कि जो आपके जीन्स होते हैं, जैसे एक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, तो इनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन्स को, जिससे वो प्रोटीन ढंग से फॉर्म नहीं होता है एंड उसकी वजह से आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है अच्छे से। टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया बताया गया है। सबसे पहला हेमोफीलिया ए, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, इट इज नोन एज क्लासिक हेमोफीलिया, इसे आप क्लासिक हेमोफीलिया भी कहते हैं। कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये या तो डेफिशिएंसी होगी या एब्सेंस होता है आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे कॉमन टाइप है। अब हम समझते हैं हेमोफीलिया बी, ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज, एंड इसमें होता है आपका 9 फैक्टर की डेफिशिएंसी, caused by deficiency और absence of the clotting factor 9। मैंने अभी बताया था कि जब आपका जो clotting factor 9 होता है उसमें deficiency होती है, ये उसकी वजह से होगा। हेमोफीलिया सी, इसमें आपके फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है, also known as Rosenthal syndrome, caused by deficiency और absence of the clotting factor 11। अब हम इसके सिम्टम्स को समझते हैं। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर इंजरीज, आपकी छोटी सी इंजरी है बट उसके बाद भी आपको बहुत ब्लीडिंग होती है एंड बहुत टाइम के लिए रहती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरीज और डेंटल वर्क, आपने डेंटल वर्क करवाई या कोई सर्जरी करवाई है तो आपकी बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स और मसल्स, आपके जॉइंट्स एंड मसल्स में ब्लीडिंग होती है। फ्रीक्वेंट नोज ब्लीडिंग, आपके नोज से भी ब्लीडिंग होती है फ्रीक्वेंटली। इजी ब्रूसिंग, आपको आपके जो ब्रूसेस होते हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। ब्लड इन यूराइन और स्टूल इन सेवियर केसेस, आपके यूरिन या स्टूल में भी ब्लड आ सकता है, बहुत से केसेस में आता है ये। इन चिल्ड्रन स्वेलिंग एंड पेन इन जॉइंट्स, बच्चों में स्वेलिंग हो जाती है एंड पेन होता है आपके जॉइंट्स में। अब हम इसके इनहेरिटेंस पैटर्न को समझते हैं। हेमोफीलिया इज एन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, ये आपका एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है
द जीन फॉर हेमोफीलिया इज ऑन द 8th क्रोमोसोम। जो आपका जीन हेमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपके एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। मेल्स के अंदर XY होता है। हैविंग दी फॉल्टी जीन ऑन देयर सिंगल एक्स क्रोमोसोम आर इफेक्टेड। जब उनके एक्स क्रोमोसोम पे इफेक्ट होता है तो इसकी वजह से मेल्स में ये चीज होती है। फीमेल्स में XX होता है। आर यूजुअली कैरियर्स, ये यूजुअली कैरी करते हैं इस डिजीज को, इस कंडीशन को, मतलब फीमेल्स इसे कैरी करती हैं एंड ये मैन के पास चला जाता है क्योंकि फीमेल मेल को बर्थ देती है। दे डू नॉट शो सिम्टम, ये सिम्टम को शो नहीं करते हैं बट कैन पास द जीन्स टू देयर सन, पर वो उस जीन को अपने बच्चे को पास कर सकते हैं, अपने लड़के को पास कर सकती है। सो ये है इसका इनहेरिटेंस पैटर्न। कॉजेज ऑफ हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के कॉजेज क्या क्या है? हेमोफीलिया इज कॉज्ड बाय अ जेनेटिक म्यूटेशन इन द जीन्स रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। हेमोफीलिया कॉज होता है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एंड इसमें जो आपका जीन रिस्पांसिबल है वो एक्स क्रोमोसोम रिस्पांसिबल है एंड जिसकी वजह से जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते ढंग से। The most common type of hemophilia A and B are caused by mutation। जो आपके A and B हेमोफीलिया है वो म्यूटेशन की वजह से होते हैं एंड इसमें आपके जो जीन्स है वो होता है फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। हेमोफीलिया C is caused by mutation in the genes for factor 11। जो आपका हेमोफीलिया C है वो आपकी म्यूटेशन की वजह से होता है आपके जीन फैक्टर 11 में। The mutation can be inherited from parents, ये पेरेंट्स से इनहेरिटेड हो सकता है। अब हम इसके प्रॉब्लमेटिक एरियाज देखते हैं। प्रॉब्लम्स कैन अकर ड्यू टू सडन ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग। पहला, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकता है किसी इंजरी के बिना। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, मे डैमेज ऑर्गन्स। पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट्स। एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर स्मॉल कट्स, आपको छोटा सा ही कट लगा है ना, आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इन सेवियर केसेस लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, आपकी लाइफ पे भी बात आ सकती है। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है इन्फ्यूजन और मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर। जो आपकी क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है उसका इन्फ्यूजन होता है। जीन थेरेपी होती है जिसमें एमर्जिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये। पेन मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी होती है। अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, आपको जिसमें जिस स्पोर्ट में कॉन्टैक्ट होता है जैसे फिजिकल टच होता है उसे अवॉइड करना है एंड हेवी एक्टिविटीज को भी अवॉइड करना है। रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए एंड केयर प्रोवाइड करनी है। अब हम इसके प्रिवेंशन देखते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग फॉर फैमिली, जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए फैमिलीज की। प्रीनेटल डायग्नोसिस होना चाहिए जो रिस्क फैमिलीज है उसका। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देना चाहिए। अवॉइड इंजरीज एंड अननेसेसरी सर्जरीज, आपको इंजरी को अवॉइड करना चाहिए एंड अननेसेसरी सर्जरीज को भी। अवेयरनेस एंड रेगुलर मेडिकल केयर, अवेयरनेस स्प्रेड करो एंड रेगुलर मेडिकल केयर करवाओ अपना। हेमोफीलिया इज नॉट क्यूरेबल, ये क्यूरेबल नहीं है बट कैन बी मैनेज विद प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड केयर, पर आप इसे मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड केयर के साथ। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। आज शाम को 5 बजे हम इसके PYQ करेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।